अस्सलामुअलैकुम। कुछ लोगों का कहना है कि मेरी उर्दू ठीक नहीं है, तो ग़ालिबा वो वॉइस में जो लड़की बोलती इसकी वजह से कह रहे, तो उनको बताती चलूं कि वो एक एआई वॉइस है जो कि कंप्यूटर की आवाज़ है। बाज़ दफ़ा अल्फाज मिलते जुलते होते हैं तो इन्हें और तरह से पढ़ देता कंप्यूटर। अब कंप्यूटर मुकम्मल ठीक तो नहीं हो सकता क्योंकि है तो ये इंसानी ईजाद। खैर अब ऐसी वॉइस पे गुजारा कर लें क्योंकि मैं अगर वॉइस करने लगी तो पीछे से बच्चों के रोने की आवाज़ ही आनी है। बाकी अगर लफ्ज़ी गलतियाँ आती तो उसे भी मुआफ़ कर दें क्योंकि प्रूफ रीडिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो बहुत माज़रत आपको जो ज़हमत होती। खैर अब बातें बहुत सारी हो गई, चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। आबरू किस्त नंबर 17 ईमान फातिमा। अलार्म की आवाज़ से हुमायूं की आँख खुली तो उसने अपने सीने पे सर रखे सोई अपनी मुताजान को देखा और फिर उसे आहिस्ता से तकिए पे लिटाटा वो तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ गया। तहज्जुद की नमाज अदा करके वो फजर तक वहीं बैठा रहा और नमाज फजर पढ़कर वो उठकर इसके पास आया और इसके पास बैठे उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखने लगा। चश्मश उठो और नमाज पढ़ लो, वो इसके दाएं बाएं हाथ रखे इस पे झुकते हुए बोला। हूँ पढ़ती हूँ, अभी बहुत नींद आई है, वो अपना चेहरा कमफर्टर में छुपाते हुए बोली। मैं फिर से अपनी शदती लटाऊं किया। वो मुस्कुराहट जब्त करके बोला तो उसने पट से आंखें खोल दी। हटाए, मुझे घर जाकर हॉस्पिटल जाने की तैयारी भी करनी है। वो इसके सीने पे हाथ रखते हुए उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर ज़िया से कह देता हूँ कि मेरी बीवी आज लेट आएगी। हरगिज़ नहीं, अभी कल ही हॉस्पिटल ज्वाइन किया और आज दूसरे दिन ही लेट जाऊंगी। कितना गलत ऑपरेशन पड़ेगा, वो जल्दी से बोली। अच्छा, तुम्हें अपने ऑपरेशन की फिक्र और मेरे जज्बात का किया। तुम्हारे अपनों की लिस्ट में सबसे लास्ट पे हूँ ना मैं, वो जानबूझकर उसे सताने की गर्ज से बोला मगर वो संजीदा ले गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे लिए बहुत अहम हैं, प्लीज नाराज मत होइए, वो नम लहजे में बोली। अरे यार, मजाक कर रहा था ये, तुम हर बात को सीरियस क्यों ले जाती हो? वो जल्दी से इसे खींचकर बाहों में भरते हुए बोला। बहुत बुरे हैं आप, बहुत ज्यादा बुरे, आई हेट यू, वो इसके सीने पे मक्के बरसाते हुए बोली। बट आई लो यू मेरी जान, वो इसके रुखसार पे लब रखते हुए मदहवश अंदाज में बोला तो उसके चेहरे पे जैसे कौस व क़ज़ा के रंग बिखर गए और लानबी पलकी रुखसार पे साया फगन हो गई। तुम ऐसे ही किसी दिन मेरी जान ले लोगी, वो सीने पे हाथ रखे सरदाह भरते हुए बोला तो वो उसे नासमझी से देखने लगी। अब मैंने किया। ये जो अपने कातिलाना अदाओं से मुझे घायल कर रही हूँ ये कम है किया, वो उसकी थोड़ी से चटक्की भरते हुए बोला। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जानबूझकर मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाइए और हटे पीछे, मुझे हॉस्पिटल जाने की तैयारी करनी है, वो उसकी बेबाकियों से सुर्ख पड़ती जल्दी से बोली। ये जो तुम इतनी मासूम बनती हो ना, मेरे ख्याल में इतनी भी मासूम नहीं हो, सब समझकर अनजान बन जाती हो। जी नहीं, मैं ऐसी ही हूँ और मासूम ही हूँ, सब यही कहते हैं, वो छोटी सी नाक सिकुड़ कर बोलती उसे मसहूर कर गई। अच्छा मेरी मासूम सी जान, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता वगैरह बनाता हूँ, फिर हमें घर के लिए निकलना है। वो उसकी पेशानी पे बोसा देते हुए बोला और फिर उठकर बाहर निकल गया। नाश्ता करने के बाद वो इसे लेकर निकला और हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। शाम को ऑफिस से वापसी पे उसने हॉस्पिटल से वर्दा को पिक किया और घर पहुंचे तो लाउंज में बैठी फरहीन इन्हें एक साथ देखकर जोर से चौंकी। वर्दा, तुम तो हॉस्पिटल नहीं थी? हुमायूं तो कल से नाराज होकर फार्म हाउस चला गया था और मैंने सुना है कि ये जब नाराज होकर जाता है तो कई दिन तक वापस नहीं आता।
बिल्कुल नाराज होकर गया था और मैं हमेशा नाराज होकर नहीं किसी तकलीफ की वजह से वहीं जाता हूँ। जब मेरी तकलीफ कम हो जाती है मैं वापस आ जाता हूँ, मगर इस बार मैं नाराज था और जिससे नाराज था उसने आकर मीना लिया तो मैं वापस आ गया। वो मुस्कुरा कर बोलते वरदा की कमर में हाथ डाल गया। इसकी बात पे फरहीन का रंग मुतगिर हो गया और इसके चेहरे के तासुरात हुमायूं को बहुत सुकून दे रहे थे। तुम अपनी बहन से इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे छुपाने लग गई वरदा? तुमने मुझे इतना पराया कर दिया कि जाने से पहले बताना भी जरूरी नहीं समझा, और अगर तुम जाने लगी थी तो मुझे बताने में हरज था, मैंने कौन सी तुम्हें रोक लेना था। वो बज़ाहिर बड़े मुखलिस और मीठे अंदाज में बोली, मगर हुमायूं को उसके इस बनावटी अंदाज पे बहुत हंसी आई, मगर वो जब्त कर गया। हाय बरू, हाउ आर यू? रोहिल ने पास आकर कहा। एम फाइन, वैसे थैंक यू कि तुमने मेरी बीवी को मेरे पास भेज दिया था, वरना पूरी रात मेरी गुस्से में गुजर जाती, और कल वैसे भी पहला रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा तो मैं अपने ही घर में सहरी व इफ्तार कर पाऊंगा, वरना वहाँ पर अकेले करने में मज़ा ना आता। वो रोहिल के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मैंने अपनी भाभी जान के लिए किया है, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम्हारी भाभी आई है तुमने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया है। खैर, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास ही तुमने आना है, तो मैं भी मुकर जाऊंगा तुम्हारी मदद करने से। वो कंधे झटकते हुए इत्मीनान से बोला। अरे यार, किसी नाजुक हसीना की तरह मत रूठा करें आप मुझसे, आपकी बीवी ये है, मैं नहीं हूँ, तो प्लीज मुझसे ये नाराजगी वराजगी वाला सीन खत्म कर दें। चलो कर दिया खत्म, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जानमन गाड़ी की ये हालत किसने की? वो इसकी बात को बदलते हुए पूछने लगा। क्या बताऊं, एक बनदरी है जिसने ये सब किया है, और मैंने भी अच्छा खासा से बदला लिया है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इसको काफ़ी डांट पड़ी होगी, क्योंकि मैं जब उनके घर शिकायत लेकर गया और जिस अंकल जी को मैंने शिकायत लगाई उनका गुस्से से मुंह लाल हो गया था, और वो बुड़बड़ाते हुए अंदर गए कि मैं आज इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। हाय काश कि इसकी जब इंसल्ट हो रही होगी तब मैं वहाँ पर होता। रोहिल बना सांस ले बोलता चला गया। औफफ खुदाया, क्या चीज़ हो यार तुम, और अगर ऐसा हो भी गया था तो शिकायत लेकर इसके घर जाने की क्या ज़रूरत थी? सोचते होंगे कि किस तरह के पड़ोसी हैं। वो अभी शिफ्ट हुए ही यहाँ पे और तुम शिकायत लेकर चले गए। पता नहीं इस बेचारी मासूम सी बच्ची को कितनी डांट पड़ी होगी। हुमायूं ने तअस्सुफ भरे अंदाज में कहा। मासूम सी बच्ची, खबरदार जो उसे बच्ची बोला, और मासूम तो उसे बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि पूरी की पूरी आफत है। पता है मुझे अंकल बोल रही थी, वो मुंह कर बोला। ओह, तो अंकल बोलने का ज्यादा दिख हुआ है तुम्हें? हुमायूं मुस्कुराते हुए कहा। जी नहीं, मेरी जान मन को तकलीफ देने पे दिख हुआ है मुझे। मेरा तो दिल किया था कि अंकल जी से कहता कि पैसे भरें, मगर फिर मैंने सोचा जाने दे। नहीं, नुकसान के पैसे क्यों मांगने थे, पूरी गाड़ी मांग लेते एडिट, हुमायूं ने कहा। यही करूंगा नेक्स्ट टाइम, वो भी कमाल का ढीठ था। चलो तैयारी पकड़ो, हम तरुई के लिए निकल रहे हैं थोड़ी देर तक। हुमायूं इसकी बात पे सर झटक कर बोला। अरे नहीं नहीं, मैं घर में ही पढ़ूंगा, इतनी लंबी पढ़ते मुझे नींद आती है। वो कहता हुआ तेजी से सीढ़ियों फलांगता वहां से चला गया। तौबा है, ना जाने ये कब सुधरेगा। वो बुड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रात को जब वो तरुई पढ़कर वापस आया तो उसके मोबाइल पे राबिया बुखारी की 10 मिस्ड कॉल्स आई थी। उसने जल्दी से कॉल बैक की। हुमायूं, तुम इस फरहीन को वापस भेजो फौरा। राबिया बना सलाम दुआ के तेज लहजे में बोली। क्या हो गया है माम आपको? मैं इसको नहीं भेज सकता क्योंकि मेरी बीवी की खुशी उसी बात में है, वो कमाल इत्मीनान से बोला।
तुम्हें क्या हो गया है हुमायूं? सब जानते हुए भी तुम इस आफत को अपने घर में रखे हुए हो। वो सब बर्बाद कर देगी, ये बात तुम भी जानते हो और तुम्हारे बाबा जान भी। तुम तो चलो इसकी मोहब्बत में ये सब कर रहे हो, मगर तुम्हारे बाबा जान को क्या मजबूरी है कि वो इस औरत को यहाँ पर रखे हुए हैं। समझ से बालातर है ये तुम्हारे बाबा जान, इन्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि इनके घर को बर्बाद कर देगी वो। राबिया बुखारी ने चिढ़कर कहा। इन्हें उन ऊंच-नीच चीज़ों का पता नहीं है ना, क्योंकि इनकी बीवी नहीं है। अब इनकी बीवी आएगी तो ये बातें समझाएगी ना, और वैसे भी उनकी शादी हो गई आपके अलावा किसी और से, तब भी बर्बादी है ही। मगर क्या करें, मैं उनके दिमाग में अब शादी की बात डाल चुका हूँ तो अब मुझे करवानी पड़ेगी। वैसे आखिरी बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इस घर को बर्बादी से बचाना चाहती हैं तो मान जाएं, वो मुस्कुराते लहजे में बोला। तुम ना इंतहाई फजूल कस्म के इंसानों, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, राबिया बुखारी ने कहा और फोन काट दिया और वो मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। वर्दा की अलार्म की आवाज़ से आँख खुली तो वो हुमायूं के पास से उठकर फरश होने चल दी। वो फरश होकर तहज्जुद की नमाज अदा करके तस्बीहात कर ही रही थी कि उसे अपने टेरेस पे किसी का साया नजर आया। वो घबरा कर जल्दी से हुमायूं के पास आई। हुमायूं, हुमायूं, हमारे टेरेस पे कोई है। इसकी बात पे हुमायूं तेजी से उठा और अपनी पिस्टल निकालकर तेजी से टेरेस की जानिब बढ़ा, और वो भी इसके पीछे उसका बाजू दबोचे खड़ी थी। हैनज़ाब, हुमायूं ने टेरेस का दरवाजे खोलते टेरेस की रेलिंग से झांकते वजूद पे पिस्टल तानते हुए कहा तो इस लड़की ने हड़बड़ा कर बाजू ऊपर कर लिए। कौन हो तुम? हुमायूं ने सर्द लहजे में पूछा। अंकल सूरी, प्लीज अंदर चलकर बात करें, क्योंकि अगर मेरे चंगेज खान मामू ने मुझे इस तरह देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वो साथ वाले घर की तरफ देखते हुए बोली। अंकल, ओह तो तुम साथ वाले घर वालों की आफत आई मैन बेटी हो, हुमायूं उसके अंकल कहने पे मुस्कुराते हुए बोला। यह किया, अब मैं अंदर आ जाऊं? मुझसे भूख की वजह से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो पीठ पे हाथ रखे बोली। हो आ जाओ, हुमायूं ने कहा तो वो उनके पीछे अंदर चली आई। वर्दा ने कमरे में आकर इसका मुआयना किया तो उसे देखती ही रह गई। इस कद्र हसीन थी कि गोया कोई कांच की गुड़िया हो, नीली आंखें और सफ़ेद रंगत, और ऊपर से ब्लैक कलर का ढीला ढाला सा ट्रैक सूट पहने वो इंतहाई मासूम सी दिख रही थी, और बार बार जब वो लब भींचती तो उसके रुखसार के डिंपल इसकी मासूमियत में दो गुना इजाफा कर रहे थे। होश में आए मिसेस हुमायूं ने उसकी आंखों के सामने चटकी बजाकर कहा। कितनी प्यारी हो तुम? वर्दा ने इसके नरम व गुलाबी रुखसार पे चटकी भरते हुए कहा। खाना मिलेगा मुझे, मैंने कल रात से खाना नहीं खाया। वो आह के घर में ही रहता है एक अंकल, उसने मेरी शिकायत कर दी मेरे मामू जान से, और मेरे मामू जान ने मेरा खाना बंद कर दिया, यहाँ तक कहा कि खाली पेट रोज़ा रखूंगी। मगर मैं खाली पेट कैसे रोज़ा रख सकती हूँ? वो मुंह लटका कर बोली। तो तुम हमारे घर सहरी करने आई हो? गुड, अगर मैंने बता दिया तुम्हारे मामू जान को तो फिर 2 दिन का खाना बंद हो जाएगा, हुमायूं ने कहा तो इसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू तैरने लगे और दूसरे पल वो हिचकियों के साथ रोने लगी। शश चुप प्यारी सी डॉल, ये मेरे हस्बैंड है ना, उनको बहुत बुरी आदत मजाक करने की, वर्दा ने इसके पास बैठते हुए कहा, मगर साथ ही उसने तनबीही निगाहों से मुस्कुराते हुमायूं को देखा तो वो कंधे उचका गया। तुम्हें खाना खाना है ना, तो मैं लाती हूँ, वर्दा उसके रुखसार पे चटकी काटते हुए बोली। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, आपके हस्बैंड ने बता दिया तो क्या करूंगी मैं? वैसे आप बहुत स्वीट हैं और आपके ये हस्बैंड बहुत खड़ूस, बदतमीज, अकड़ू हैं इस बदतमीज अंकल की तरह। पता है, मैं अपने लॉन में खेल रही थी तो बस छक्का लगा तो बाल जाकर उनकी गाड़ी पे लग गई। मुझ मासूम के साथ। अब देखी ना, सड़क उनके वालिद मोहतरम की थी नहीं कि जहाँ सिर्फ उनकी गाड़ियाँ ही चलनी है,
वो सुन करते हुए बोलती वर्दा के दुपट्टे से नाक साफ कर गई तो वर्दा ने उसकी हरकत पे सदमे से अपना दुपट्टा देखा और फिर हुमायूं को देखा जो कि मुंह पे हाथ रखे अपने हलक तक आता कहका रोकते बेहाल हो रहा था। तुम्हारा नाम क्या है स्वीट गर्ल? वर्दा ने दुपट्टा उतार कर साइड पे रखते हुए कहा। रमला, पता है मेरा नाम का मतलब पत्थर है। बहुत बुरा लगता मुझे अपना नाम, मैं इतनी स्वीट दिखती और ऐसा नाम मुझ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मेरी अम्मू ने रखा है ना तो बदल नहीं सकती। मम्मा तो कहती बदल को, मगर मेरा दिल ही नहीं मानता। वो नाम बताने के साथ अपने नाम की हसटरी बताने लगी तो वर्दा और हुमायूं बेख्तियार मुस्कुरा दिए। अच्छा रमला, मैं तुम्हें रमला बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हें गुड़िया ही बोलूंगी, ठीक है ना? खैर गुड़िया, बताओ कि खाना हमारे साथ डाइनिंग हॉल में खाओगी कि यहीं बैठकर खाओगी? नहीं नहीं, यही खाऊंगी। वो इसने फिर से शिकायत कर दी तो मैं क्या करूंगी, आप मुझे यहीं पर खाना ला दीजिए और ज़रा जल्दी ला देना। वो मेरे मामू जान अगर उठ गए तो उनको पता चल जाएगा कि मैं अपने कमरे में नहीं हूँ। रोज का मामूल है कि वो सबसे पहले मेरे कमरे में झांक कर देखते हैं कि मैं वहाँ मौजूद हूँ कि नहीं। वो मुंह बसूर कर बोली। चलें ठीक है, मैं खाना लाती हूँ, वर्दा ने उठते हुए कहा। एक मिनट आपी, ये अंकल मेरी शिकायत तो नहीं करेंगे ना? अच्छा बच्चों, मैं अंकल और ये आपी, ऐसी बेइंसाफी कतन बर्दाश्त नहीं, अब तो मैं जरूर शिकायत करूंगा, हुमायूं ने कहा। नहीं नहीं, आइंदा आपको भैया बोलूंगी, ठीक है चलेगा ना? वो जल्दी से बोली तो वर्दा और हुमायूं खलकर हंस पड़े। चलो मैं खाना लेकर आती हूँ, अब इसके साथ बातें कीजिए, वर्दा ने हुमायूं का बाजू थामकर कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हुमायूं ने कहा और फिर उसे ले बाहर आ गया। वर्दा जो कब से हंसी जब्त कर रही थी के पास पहुंचते ही इसकी हंसी का फवारा फूट पड़ा। अंकल, सरईसली यार अंकल से अब तो कुछ अंकल लगते भी हैं, लेकिन बेचारा रोहेल किस एंगल से अंकल लगता है? वर्दा हंसते हुए बोली। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें मेरे अंकल कहने पे, वैसे इस अंकल पे जवान जहान की बानस्बत ज्यादा लड़कियां मरती हैं, एक दो तो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे, कहो तो शादी कर लूं एक और? हुमायूं ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे करीब करते हुए कहा। हम कर लो, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला। वैसे जो लड़कियां आप पे मरती हैं ना कालबा, इनकी आंखें खराब है मेरी तरह, वरना ये जो कमरे में हसीन तरीन लड़की बैठी है ना, उसने तो अंकल बोलकर आपकी सारे इमेज सत्यानाश कर दिया। आपसे मोहब्बत करने के लिए बंदी को थोड़ा सा यहाँ से खिसका होना चाहिए। वो मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गई, लगता कुछ ज्यादा ही सोबत का असर पड़ गया है। वो कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वर्दा खिलखिला कर हंस पड़ी। चलें अब नीचे चलें, वो अंदर जो बैठी है इस बेचारी को खाना तो खिला दें। हम तुम ऐसा करो कि जाओ जाकर खाना ले आओ, मैं यहीं वेट करता हूँ, हुमायूं ने कहा। तो उसके पास ही अंदर बैठ जाना था, वर्दा ने कहा। मेरी प्यारी सी बेगम साहिबा, आपको नहीं पता कि तन्हाई में मर्द औरत के दरमियान तीसरा शैतान होता है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि जो ये दावा करूँ कि मैं इस लड़की को देखकर बेहक नहीं जाऊंगा, हुमायूं ने कहा तो वर्दा के जहन के पर्दे पे वो रात का मंजर लहरा गया। वो भी एक बहकावा ही समझ लो और भूल जाओ इस रात को, हुमायूं ने कहा तो वो निगाहें चरा गई। मैं उसके मुताल्लिक नहीं सोच रही थी, वो निगाहें चराते हुए आहिस्ता से बोली। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ वर्दा, मैं इंसान के चेहरे पढ़ना जानता हूँ और तुम तो मेरे लिए बहुत खास हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ये सब भूलकर आगे बढ़ो और हमारा माजी हमारे बीच नहीं आना चाहिए, हुमायूं ने संजीदगी से कहा।
काश आपका माज़ी बेदाग होता तो मुझे ये सब सोचना ही ना पड़ता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं वो सब ना सोचूं, लेकिन हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि मुझे वो रात याद आ जाती है। मैं जानती हूँ कि अब आप इस सब से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अपने गुनाह पर शर्मिंदा हैं। अल्लाह भी अपने गुनाहगार बंदे को मुआफ़ कर देता है, लेकिन हम इंसान बहुत कम ज़र्फ़ होते हैं, एक बार भी मुआफ़ नहीं कर पाते। बज़ाहिर अगर बोल भी दी कि हमने मुआफ़ किया, लेकिन बार बार वो जता देते हैं। मैं भी वैसे ही कम ज़र्फ़ हूँ और एक हकीकत और भी है, मैंने ज़िंदगी में हमेशा एक ऐसे इंसान को अपना आइडियल समझा जो दूसरी औरतों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। आज अब में ये सब है, मगर आज जो दिख रहा है काश बरसों पहले भी होता तो मैं आज मुकम्मल होती। आपकी मोहब्बत चाहत के बावजूद मैं खुद को नामुकम्मल समझती हूँ। मैं जानती हूँ आपको मेरी बातें बहुत हर्ट कर रही हैं, लेकिन ये मेरे दिल की बात है जो मैं आज कह चुकी हूँ। एम सूरी, वो सर झुकाकर बोली। कोई बात नहीं, अब उस पे बात नहीं होगी, मेरे अंदर अज़ियत बढ़ जाती है। हुमायूं ने संजीदगी से कहा और सीने पे बाजू लपेटे रुख फेर गया। एम सूरी, हुमायूं, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। अटस ओके वर्दा, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम खाना लेकर इस बच्ची को खिला दो, मैं तहज्जुद की नमाज नीचे लॉन्ग रूम में पढ़ लेता हूँ। हुमायूं ने कहा और फिर इसकी साइड से हुए होता नीचे उतर गया। वर्दा भी सर झटक कर खाना ट्रे में सजाए कमरे में आई तो वो लड़की बेड पे आलती पालती मारे बड़े सुकून से बैठी थी। खाना देखते ही वो जल्दी से ट्रे थामकर तेज तेज खाने लगी। वर्दा हैरान सी उसे देख रही थी और इस बेचारी पे तरस भी आया कि ना जाने घर वालों ने कितने दिनों से पेट भर कर नहीं खाना नहीं दिया। मगर वो जानती कहाँ थी कि रमला फ़हीम दो आदमियों का खाना आराम से खा लेती है और भूख भूख की दुहाई देने वाली रात देर तक चपस निम्को खाती रही है। आपी और थोड़ा सा खोना मिलेगा। खाना खाने के बाद वर्दा ट्रे उठाने लगी तो उसने कहा। वर्दा ने उसे हैरत से देखा और सर इस बात में हिलाती ट्रे उठाए बाहर आई और दोबारा से खाना डालकर कमरे की तरफ जा ही रही थी कि हुमायूं ने उसे पुकारा। अभी खाना दिया नहीं था उसे। दोबारा देने जा रही हो, बेचारी पता नहीं कब से भूखी है, इतना तरसा रहा है मुझे, आप जरा उसकी मुंह से मिलकर उनसे पूछें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो इसके साथ। वो हुमायूं की बात के जवाब में नम लहजे में बोली। मेरी प्यारी बेगम साहिबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मसरमला जितनी भूख भूख कर रही है वो भूखी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भूख बंदे की शक्ल से टपकती है मगर इसकी शक्ल पे ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा मत सोचो, खाना दे कर आओ और सहरी कर लो, हुमायूं ने कहा और वो जल्दी से कमरे में आई। इसे खाना देने के बाद डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गई। जारी है।